Assalamu alaikum. Today we will discuss topic paper 1 May June 16 paper 1 2. आज हम डिस्कस करेंगे 1 2 मई जून 16. कल हमने पेपर 2020 डिस्कस किया था. अच्छा, इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक पी द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. अब देखें, इसके 3 मार्क्स हैं और बहुत आसान सवाल है. मेक पी द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. इट मीन्स आपने पी को सेपरेट करना और बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ लेके जाना है. वेन एवर द क्वेश्चन इज अबाउट द सब्जेक्ट, इट मीन्स यू नीड टू कैंसिल आउट द यू नीड टू रिमूव द डिनोमिनेटर फर्स्ट. आपने डिनोमिनेटर को खत्म करना है. अच्छा, अगर सिंगल फ्रैक्शन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर सिंगल फ्रैक्शन नहीं है तो पहले आप सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो राइट नाउ देयर इज अ सिंगल फ्रैक्शन. अभी तो सिंगल फ्रैक्शन है डायरेक्ट, ये सिंगल फ्रैक्शन है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. p माइनस 4 इज डिवाइडिंग ओवर हेयर, इट विल बी मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू p प्लस 3. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. TP माइनस 4t इज इक्वल टू p प्लस 3. वी नीड टू मेक p द सब्जेक्ट. अब p जो है वो 2 बार है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे. अगर जिसको हमें सब्जेक्ट बनाना हो और वो एक से ज्यादा बार हो तो हम क्या करते हैं, उसको शिफ्ट कर देते हैं. TP प्लस p, इधर आके माइनस p हो गया. माइनस 4t इक्वल्स टू उधर जाके प्लस 4t हो गया और प्लस 3 से. ओके, सो p इज कॉमन ना, p कॉमन लिया, बचा t. p का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 है, इज इक्वल टू 4t प्लस 3. वी नीड टू मेक p सब्जेक्ट. 4t प्लस 3, t माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया. तो ये 3 मार्क का आपका 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया. p सब्जेक्ट आपका बन गया. ओके, अब ये क्वेश्चन या इस तरह का क्वेश्चन आपका मॉक एग्जाम में आया था TCS के. ठीक है, so whenever the question is simplified and there are more than one term in the numerator or in the denominator, so the first step is factorize them first. The first step is factorize them. Factorize means to close. क्लोज करें. क्लोज कैसे करते हैं, क्लोज करते हैं फॉर्मूला से, क्लोज करते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग से, क्लोज करते हैं कॉमन से. तो फॉर्मूलाज क्या है आपके पास, एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, वो इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी. अब जो न्यूमरेटर है वो आपका इस फॉर्मूले में लाया कर रहा है. 4x को आप 4x स्क्वायर को आप रिप्लेस कर सकते हो 2x होल स्क्वायर. ये जो 4x स्क्वायर है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, जो 4x स्क्वायर है यू कैन रिप्लेस इट बाय 2x होल स्क्वायर. 2x होल स्क्वायर ओपन करूंगा, दोबारा 4x स्क्वायर आएगा. देन 1 मीन्स 1 स्क्वायर. अब दोनों वैल्यू स्क्वायर में हो गई, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो 1 मीन्स 1 स्क्वायर. दोनों वैल्यूज स्क्वायर में हो गई एंड देयर इज अ माइनस साइन बिटवीन देम, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी. तो न्यूमरेटर में तो हो गया 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1. ये न्यूमरेटर फैक्टराइज हो गया. इसी तरह से आपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है. डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, डिनोमिनेटर है 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. अब यहाँ पे कॉमन कोई नहीं है और फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म स्क्वायर में नहीं है और कॉमन भी तीनों में कुछ भी नहीं है. तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, मिडिल टर्म ब्रेक करोगे. मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्या होती है आपके पास, मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, सो इट बिकम माइनस 10x स्क्वायर. और मिडिल टर्म है आपके पास माइनस 9x. ओके, तो जब ऊपर टॉप पे माइनस का साइन आता है तो ब्रेकिंग में सब्ट्रैक्शन होती है. सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, एक माइनस में होता है और एक प्लस में होता है. तो ऐसे दो नंबर बताओ 10 के फैक्टर में से, तो ये जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और जिनको माइनस करें तो 9 आए. सो दिस इज द ट्रू फैक्टर. 1 10 10, जब इनको माइनस करूंगा तो 9 आएगा और इनको जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 10 आ रहा है. तो माइनस 10x, क्योंकि हमें माइनस में आंसर लाना है इसलिए बड़ी वैल्यू माइनस की होगी, और प्लस 1x. तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग में आपके पास क्या आया, माइनस 10x प्लस 1x माइनस 5 सेम. नाउ आफ्टर breaking the middle term, the second step is taking common.
फ्रॉम द फर्स्ट पेयर एंड द लास्ट पेयर। यहाँ पे 2x कॉमन है फर्स्ट पेयर में, बचेगा x। 2 5 10, 1 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स 1 कॉमन है। जब 1 कॉमन लेते तो सेम रहता है x माइनस 5, ब्रैकेट सेम होगा x माइनस 5 x माइनस 5, इट मीन्स आपने ब्रेकिंग सही की है। x माइनस 5 कॉमन ले लो ब्रैकेट, जब ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 1। ये हो गया डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन। तो दोनों को अलग अलग आपने फैक्टराइज कर दो, x माइनस 5 2x प्लस 1। जब आप कंप्लीटली फैक्टराइज कर देंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है, फैक्टराइज की वीडियो भी मौजूद है। अगर आपको फैक्टराइजेशन समझना है तो उसके चैनल पे जाके वीडियो को देखें और उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, जब whenever there are more than one term in the numerator or in the denominator, so the first step is to factorize them. So 2x plus 1 2x plus 1 कैंसिल आउट हो गया, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। अजान हो रही है, अजान का ब्रेक कर रहा हूँ, जब तक आप लोग क्वेश्चन करें मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय n स्क्वायर माइनस 5n। ये आपके पास एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ n गिवन है, माने फॉर्मूला आपके पास गिवन है। फाइंड द सेकंड टर्म। अब मैंने आपको n के बारे में कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। n इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड टर्म ऑफ द फॉर्मूला। n का मतलब होता है रिक्वायर्ड टर्म। सो राइट नाउ इन द क्वेश्चन सेकंड टर्म इज रिक्वायर्ड। What is required in the question? Second term. Mane you need to replace n by 2 in the formula. You will get the answer. 2 square minus 5, n will be 2. 2 square 4, 5 2s are 10. Second term will be minus 6. इस सीक्वेंस का जो सेकंड टर्म है वो क्या होगा आपके पास? माइनस 6. ओके, देन द pth term of the sequence is 150. pth term, पहले तो ये देखो nth term था ना, अब pth term है, इसी फॉर्मूले का कंटिन्यू पार्ट है। रोमन नंबर का मतलब होता है कंटिन्यू पार्ट है। तो वो tn था, जब tn था तो फॉर्मूला था n स्क्वायर माइनस 5n, मतलब जब nth टर्म था तो फॉर्मूला था n स्क्वायर माइनस 5n।
जब p टर्म हो गई तो मतलब आपका फॉर्मूला बन जाएगा p स्क्वायर माइनस 5p। ओके, सो nth टर्म और pth टर्म में सिर्फ यही फर्क है, nth टर्म जो है वो n टर्म ऑफ n है और pth टर्म जो है वो n टर्म ऑफ p है, बस। ठीक है, मतलब द pth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 150, मतलब tp की जो वैल्यू है ना, p टर्म की जो वैल्यू है वो है 150। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, मतलब जो tp है आपका p टर्म, इट विल बी रिप्लेस बाय 150 is equal to p square minus 5p। अब दे आर आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब इसको हम सिंप्लीफाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। p की वैल्यू मालूम करनी है, प्लस 150 है, यहाँ के माइनस 150 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूँ या राइट हैंड साइड पे लिखूँ, एक ही बात है। ठीक है, अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है, 15 टेंस ऑफ फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, p स्क्वायर इंटू माइनस 150, तो ये हो जाएगा माइनस 150 p स्क्वायर। इससे पहले वाले पार्ट में ही मैंने बताया था आपको, जब ऊपर माइनस का साइन होता है प्रोडक्ट में तो मिडिल टर्म में सब्ट्रैक्शन होती है, एक माइनस में आता है एक प्लस में आता है। 150 के फैक्टर निकालें, ऐसे फैक्टर निकालें कि जिसको माइनस करें तो 5 है और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 150 है। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 15 10 15 और 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 आएगा, और 15 और 10 को माइनस करूंगा तो 5 आएगा। हमें -5 लाना है तो बड़ी वैल्यू -15 होगी और छोटी वैल्यू 10 होगी। ओके, तो मिडिल टर्म हो गई हमारे पास p स्क्वायर माइनस 15p प्लस 10p माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेंगे पेयर बना के, p कॉमन, रिमेनिंग p माइनस 15, इन दोनों में 10 कॉमन है, रिमेनिंग p 10 इंटू 15 150, ब्रैकेट कॉमन हो गए, p माइनस 15 p माइनस 15, इनको कॉमन ले लिया हमने, p माइनस 15, रिमेनिंग बचा p प्लस 10 इज इक्वल टू 0, p माइनस 15 इज इक्वल टू 0, p प्लस 10 इज इक्वल टू 0, p is equal to 15, p is equal to minus 10। So these are the values of p। Find the value of p। ये p की वैल्यू आ गई आपके पास, p की वैल्यू होगी 15। ओके, टर्म नेगेटिव में नहीं हो सकती, पॉजिटिव 15 कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, देन द nth टर्म ऑफ अनदर सीक्वेंस, फिर फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है, is 3n square minus kn। The fifth term of the sequence is 55। Find the value of k। क्या गिवन है इसके अंदर? यस क्वेश्चन सर, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। Ali, which part? Second part? Ali, it's recorded। सेकंड इट्स रिकॉर्डेड, तो आप अगर इसको रिकॉर्डिंग में आपसे शेयर करूंगा तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इट्स रिकॉर्डेड लेक्चर, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके, सेकंड पार्ट, द nth term of another sequence is given by 3n square minus kn। the fifth term of this sequence is 55। इसका मतलब है nth term आपके पास गिवन है 3n square minus kn। This is called the nth term। nth term means tn। और फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, माने n की जगह जब मैं 5 पुट करूं तो मेरा आंसर आना चाहिए 55। द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 55। ये दो कंडीशन गिवन है एंड दे आर आस्किंग टू फाइंड के मालूम करना है। तो n की जगह जब मैं 5 पुट करूंगा तो जहां जहां पे n होगा वहां वहां पे 5 आ जाएगा, के n की जगह 5। ये आ गया फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म मींस रिप्लेस, फिफ्थ टर्म मींस पुट n इज इक्वल टू 5। इट मींस आप फिफ्थ टर्म मालूम कर रहे हैं, तो मैंने n की जगह 5 पुट कर दिया। अब फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? इट्स 55। सो रिप्लेस t5 बाय 55 इज इक्वल टू 3। 5 स्क्वायर मींस 25 माइनस 5k। सो माइनस 5k लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस 5k हो गया, 25 3 75 प्लस 55, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस 55 हो गया। 5k इज इक्वल टू 75 में 55 जाएगा तो 20, k इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 5, 5 मल्टीप्लाई होता डिवाइड हो गया, k इज इक्वल्स टू 4। सो द वैल्यू ऑफ k इज 4। ओके, तो ये आपके पास पैटर्न का क्वेश्चन कंटिन्यूस आया है, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया, तो मैंने दोनों साल डिस्क्राइब किया। तो पैटर्न का टॉपिक इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, जहां जहां कंफ्यूजन हो 4। तो जहां जहां कंफ्यूजन हो आप वो मुझसे इसके बाद क्वेश्चन भेज दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है फिर भी समझने में, तो मैं दोबारा उसकी रिकॉर्डिंग करके आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा जी वो क्वेश्चन जिसमें बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं ज़्यादातर, कंडीशनल क्वेश्चन।
द डायग्राम शोज अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 3r। ये जो डायग्राम है, दिस इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्किल। दिस इज द सेक्टर ऑफ द सर्किल विद रेडियस 3r। ठीक है, सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 3r सेंटीमीटर एंड एंगल a एंड अ सर्किल, ये सर्किल है आपके पास with radius r. The ratio of the area of sector to the area of circle is with radius r centimeter r is 8:1। 8:1 का मतलब है जो सेक्टर है वो सर्किल से 8 टाइम्स बड़ा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 8:1 मीन्स जो सेक्टर है वो सर्किल से कितना बड़ा है, 8 टाइम। उसका जो एरिया है, द एरिया ऑफ द सेक्टर, ये जो इसमें स्टेटमेंट गिवन है, एरिया ऑफ द सेक्टर टू द एरिया ऑफ सर्किल। इनके जो एरिया है, मतलब अगर सर्किल का एरिया 2 है तो सेक्टर का एरिया 16 है। 8:1 का मतलब ये होता है कि सेक्टर जो है वो 8 गुना लार्ज है, बड़ा है उसका एरिया किससे, सर्किल से। ठीक है, तो अगर मैं सर्किल को, एरिया ऑफ सर्किल को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा वो आएगा एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, जो सेक्टर बना हुआ है आपके पास। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि सेक्टर इससे 8 गुना बड़ा है, 8 टाइम्स बड़ा है सेक्टर इससे, तो मैंने सर्किल को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर के। सेक्टर का फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब सेक्टर का जो रेडियस है वो है 3r, तो आप क्या करेंगे, 8 पाई, इसका सर्किल का r चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका रेडियस r ही है। सेक्टर का एंगल है a अपॉन 360 इंटू पाई, जो सेक्टर का रेडियस है वो है 3r। क्वेश्चन में गिवन है, मैंने अभी हाईलाइट भी किया है। तो r विल बी रिप्लेस बाय 3r। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। पाई सिंगल टर्म है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, तो पाई से पाई डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। 8r स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 360 इंटू 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर r स्क्वायर। सिंगल टर्म है, r स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होने के बाद कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 9 1 जा 9 4 जा 36, 0 का 0। 40 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके पेपर 1 है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। 40 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू a। 8 4 जा 32, 0 है, 0 का 0। सो द वैल्यू ऑफ a इज 320 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ a क्या है आपके पास, 320 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। 3 मार्क का क्वेश्चन है, आप देखें ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है, बाकी सब आसान होता है। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द एरिया ऑफ सर्किल इज 8:1। सेक्टर जो है वो 8 गुना बड़ा है किससे, सर्किल से। तो मैंने अगर सर्किल को 8 से मल्टीप्लाई किया, सर्किल को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो वो किसके इक्वल आया, एरिया ऑफ सेक्टर के। क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि सेक्टर जो है वो 8 टाइम्स लार्जर है किसके, सर्किल के। तो मैंने सर्किल को 8 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों का एरिया बराबर हो गया, और फिर इसको सिंप्लीफाई सॉल्व किया, आपका एक आंसर आ गया। अच्छा जी, उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ पाई एंड आर फॉर द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, कैन एनीवन एक्सप्लेन, मैंने माइक ऑफ किया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर मींस सम ऑफ आउटर बाउंड्री। मतलब अगर ये सेक्टर बना हुआ है आपका, ये आपके पास ए तो आ गया 320 डिग्री, ये रेडियस और ये आर्क लेंथ, ये है सेक्टर की आउटर बाउंड्री। ये सेक्टर की आउटर बाउंड्री होती है, ये 3 चीजें होती हैं। पेरीमीटर कहते हैं सम ऑफ आउटर बाउंड्री। अब ये जो आपका आर है ये बेसिकली इक्वल है 3r के। क्वेश्चन में आर किसके इक्वल है, 3r के। बार बार मैंने हाईलाइट किया इस बात को, बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है 3r। ठीक है, तो आपका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 3r प्लस 3r प्लस आर्क लेंथ। 3r, ये 3r, ये 3r हाईलाइट कर देता हूं, ये 3r आपका, ये 3r
और येलो से हाईलाइट करता हूँ आर्क लेंथ, या आर्क लेंथ, ठीक है। सो 3r plus 3r is equals to 6r. Arc length means angle which is 320. Arc length का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, angle upon 360 into 2 pi r. Angle means 320, ये रहा angle 320 upon 360 into 2 pi r. R की वैल्यू है 3r. ओके, सो ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 6, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। 6r, 0 से 0 कैंसिल, 4 8 जा 4 9 जा, तो ये हो गया 8/9, 2 3 जा 6 पाई r। अच्छा जी, दोबारा कैंसिल हो रहे हैं, 3 2 जा 3 3 जा, तो ये आंसर आ गया 6r प्लस 8/3, 8 टू द 16 कर देता हूँ, 16/8 टू द 16, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं पाई आर। आंसर इन टर्म ऑफ पाई एंड आर देना है, तो आप पाई और आर की कंडीशन की टेंशन ना लें। यहाँ 1 है, हमें 3 बनाना है डिनोमिनेटर, क्योंकि फ्रैक्शन ऐड करना हो तो डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। 6 3 18r प्लस 16 पाई आर। आपका यहाँ तक भी आंसर ठीक था और ये भी आंसर आपका ठीक कंसिडर किया जाएगा। ओके, फिर से समझ लें, फिर से समझ लें यही बात। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री में क्या है, रेडियस 3r, रेडियस 3r और आर्क लेंथ, ये 3 चीजें होती हैं सेक्टर की आउटर बाउंड्री। सेक्टर देखो मैं फिर से बनाता हूँ, सेक्टर कहते हैं इस शेप को, इसमें 3 चीजें हैं, ये रेडियस और ये आर्क लेंथ। तो तीनों चीजों को प्लस कर लेंगे, यू विल गेट द पेरीमीटर। ठीक है, रेडियस 3r है, रेडियस 3r है 6r। आर्क लेंथ का फॉर्मूला है एंगल अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आर की वैल्यू है 3r। आर की वैल्यू क्या है आपके पास, 3r, तो मैंने r की जगह 3r पुट किया है यहाँ पे। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 4 8 जा 4 9 जा कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा 6 हो गया था आपके पास, 2 2 3 2 जा 3 3 जा कैंसिल, 16/3 पे डिनोमिनेटर सेम कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। ओके ओके, यहां तक क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, कंप्लीट द हिस्टोग्राम। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, अगर आप लोग इसको चीज़ों को फॉर्मूलाज को जहन में रखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कंप्लीट द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कहाँ से कहाँ तक नहीं बना हुआ, 30 तक तो बना हुआ है, यहाँ तक बना हुआ है। ओके, 0 और 10 का नहीं बना हुआ तो हम बना लेते हैं। हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मालूम करने का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। ठीक है, क्लास विड्थ कहते हैं इंटरवल की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बनेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी है 28, फ्रीक्वेंसी 28, क्लास विड्थ 10 और 0 में क्या फर्क है इन दोनों में, अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 0। 10 और 0 में क्या फर्क है, 10 का, तो आंसर आया 2.8। तो 0 से लेके 10 तक आपका आया 2.8, 2.8 यहाँ पे है, तो ये हो गया 2.8। ठीक है, तो ये आपका मैंने एक हिस्टोग्राम बना दिया, बाकी आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये वाला फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब 60 से लेके 120 तक का हिस्टोग्राम बना हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये बना 60 से लेके 120 तक का हिस्टोग्राम बना हुआ है, आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब हिस्टोग्राम बना हुआ होता है तब भी हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। 60 से लेके 80 तक की डेंसिटी आ रही है 0.2, डेंसिटी क्या आ रही है यहाँ पे 0.2। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, फ्रीक्वेंसी है m, तो फ्रीक्वेंसी की जगह हमने लिख दिया m, ये लिखी हुई फ्रीक्वेंसी m, फ्रीक्वेंसी m। क्लास विड्थ 60 से लेके 120 तक, इन दोनों में 120 और 60 में जो डिफरेंस होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, वो कहलाएगी क्लास विड्थ। 120 और 60 में 60 का फर्क होता है, तो 0.2 मीन्स 2/10 इंटू 60 इज इक्वल्स टू m। 0.2 को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 2/10, 60 डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया,
2 6 are 12, so the value of m is 12. m की वैल्यू क्या है आपके पास? 12. तो ये तरीका है हिस्टोग्राम को कंप्लीट करने का. उसके बाद वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट हु टुक मोर देन हाफ एन आवर टू ट्रेवल टू स्कूल. अब ये लास्ट के जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आता है अक्सर, यहाँ पे अक्सर फ्रैक्शन बनाने का कहता है, यहाँ पे अक्सर परसेंटेज बनाने का कहता है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं. सो वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट हु टुक मोर देन हाफ एन आवर. हाफ एन आवर से ज्यादा, 30 मिनट यहाँ पे हैं, टाइम 30 मिनट. इसके बाद वाला जो हिस्सा है जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो स्टूडेंट है ये वो लोग हैं जिन्होंने 30 मिनट से ज्यादा टाइम लिया है. देखो 30 से 60 के दरमियान में, 60 से 120 के दरमियान में. तो इसकी तादाद जो है M12 और ये 18 है, तो ये 30 लोग हैं. टोटल 30 लोग हैं जिन्होंने आधे घंटे से ज्यादा टाइम लिया है. यस क्वेश्चन सर, एक्सप्लेन अगेन. हिस्टोग्राम सर, एक्सप्लेन अगेन. हिस्टोग्राम में क्या एक्सप्लेन करना था बेटा? पहले हिस्टोग्राम बनाना था. हिस्टोग्राम का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ. अब आपको फर्स्ट वाले का हिस्टोग्राम बनाना था. फ्रीक्वेंसी थी 28, क्लास विड्थ थी 10 और 0 में जो डिफरेंस था 10. 28 अपॉन 10 2.8 आ गया, तो 2.8 जहाँ पे वहाँ पे ब्लॉक बना दो जाके. इसकी वीडियो मौजूद है सिर्फ हिस्टोग्राम की अलग से दाऊद, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. ओके, मैं लास्ट पार्ट समझा रहा हूँ. वर्क आउट द फ्रैक्शन, मैं आपको सेंड कर दूंगा वीडियो, परेशान नहीं हो. वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट हु टुक मोर देन हाफ एन आवर टू ट्रेवल टू स्कूल. आधे घंटे से ज्यादा किसने टाइम लिया स्कूल पहुंचने में? वो ये ऊपर जो ये टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने 30 मिनट से ज्यादा टाइम लिया, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो येलो से हाईलाइट हुआ है. इसकी फ्रीक्वेंसी है 18 और 12, टोटल 30 लोग हैं जिन्होंने आधे घंटे से ज्यादा टाइम लिया है. अब फ्रैक्शन बनाना है. फ्रैक्शन का मतलब होता है जो लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो आउट ऑफ टोटल. तो टोटल कितने लोगों का सर्वे था? टोटल कितने लोगों का सर्वे था? सबको प्लस करें. 28 और 40, 68 और 52, 120 और 18, 120 और 18 और M12. तो टोटल 150 लोगों का सर्वे है. प्लस कर लेते हैं 68, 52, 18 और M की वैल्यू 12. इन सबको प्लस कर लो तो टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. टोटल कितने लोग हैं? 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 2 10, 20. 2 ऊपर आ गया. 8 5 13, 13 और 1 16, 16 और 1 17, 28 और 4 68, 68 और 52, 70 और 50, 120, 120 और 30, 150 आना चाहिए ना. 8 2 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 6 और 2 8 और 5 150. टोटल है 150. सो 30 अपॉन 150, ये वो फ्रैक्शन है जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि आधे घंटे से ज्यादा कितने लोगों ने टाइम लिया? 30 लोगों ने. टोटल कितने में से? 150 में से. जीरो से सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो बेहतर है. तो 1/5 फ्रैक्शन आया इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, 150. शाबाश. अच्छा जी, ये हो गया आपका हिस्टोग्राम रिवाइज. स्टैंडर्ड फॉर्म हर साल, सिग्निफिकेंट फिगर हर साल आने वाला क्वेश्चन. सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन हर साल आता है, ये बात जहन में रखिएगा. सिग्निफिकेंट फिगर स्टैंडर्ड फॉर्म हर साल आता है. 2014 the population of Nigeria was this one. Calculate the table, complete the table with population of Nigeria using standard form. Correct to 2 significant figure. स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है और 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है डेसिमल should come after first non-zero digit. तो आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 1, आपका डेसिमल आना चाहिए 1 के बाद. तो इसको 1 के बाद में कर देता हूँ. 1.77156 इंटू 10 पावर कितने डिजिट पीछे लेके गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 8. जितने डिजिट पीछे लेके जाएंगे उतना पावर प्लस में आएगा. अब सेकंड पार्ट में कह रहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में भी आंसर देना है आपने. अब सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है इसका 7. सिग्निफिकेंट फिगर सेकंड जो है वो 7 है. 7 के बाद अगेन 7 है, तो ये राउंड होके आपके पास हो जाएगा 1.7.
8 इंटू 10 पावर 8। यह आपका आंसर आ गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। अगर आप यहां तक आंसर दोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर आप ये आंसर दोगे तो यू विल अवॉर्ड 2 मार्क्स। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जो क्वेश्चन की डिमांड है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आपने उसमें कन्वर्ट करना है। तो आंसर आया आपका 1.8 इंटू 10 पावर 8। बाकी क्वेश्चन भी सारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही गिवन है। बाकी ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, ये भी 2 सिग्निफिकेंट। अच्छा जी, कंप्लीट द फॉलोइंग। द पॉपुलेशन ऑफ चेड वाज dash times द पॉपुलेशन ऑफ नमीबिया। पॉपुलेशन ऑफ चेड 1.1, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसी के मुताबिक मैं करूंगा। देखो, द पॉपुलेशन ऑफ चेड वाज 1.1 into 10 power 7 was dash time is equal to dash time the population of Namibia। नमीबिया की पॉपुलेशन क्या है? टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2.2 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, अब ये डेश टाइम आपने मालूम करना है 1.1 इंटू 10 पावर 7, ये आपको ये मालूम करना है। पॉपुलेशन ऑफ चेड वाज डेश टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ नमीबिया। तो डेश टाइम, ये डेश आपका मिसिंग है, ये मालूम करना है। 2.2 इंटू 10 पावर 6 वहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड 10 पावर 6 इज इक्वल टू, डेश को मैंने x लिख दिया, x। ओके, सो 1.1 और 2.2 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1 इसका डेसिमल रिमूव कर देता हूँ, आसान हो जाएगा। 1.1 और 2.2 एज इट इज छोड़ दिया मैंने, 7 माइनस 6 ये डिवाइड हो रहा है, इनको मैंने पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया इंडाइसिस लॉ ऑफ डिवाइसेस के थ्रू, डिवीजन के थ्रू। ठीक है, अब 1.1 और 2.2 अगर इसका मैंने डेसिमल फ्रैक्शन खत्म करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर भी कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 नीचे भी कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास 11/22 इज इक्वल टू 10 पावर 1। 11/22 मतलब 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10, 0.5 इंटू 10 मतलब 5। So dash time means 5 times. The population of Chad was 5 times the population of Namibia. Okay? अच्छा, अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन डेंसिटी का कल आया था, कल मैंने पेपर में डिस्क्राइब किया ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, कल की वीडियो देख के ये क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने कोई वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है, बाकी कंडीशन बिल्कुल सेम है जो मैंने कल डिस्क्राइब किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो हर 2 साल में 3 साल में आ रहे हैं, तो आप लोगों को आना चाहिए। देन फंक्शन भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था, आप लोग कोशिश करें खुद करें, अदरवाइज अगर ना हो ये क्वेश्चन तो आप लोग मुझे जब मैं आपकी क्यूरीज की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ट्री डायग्राम में कंप्लीट कर देता हूँ एक बार और, इसकी वीडियो भी मौजूद है, फिर भी मैं एक बार और कंप्लीट कर देता हूँ। 8 काउंटर्स आउट ऑफ 10, तो ब्लू व्हाइट काउंटर्स बचेंगे 2 आउट ऑफ 10। ओके, न्यूमरेटर का सम जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर के इक्वल होगा। अगर ब्लू 7 आउट ऑफ 9 है तो ये बचेगा 2 आउट ऑफ 9। न्यूमरेटर का सम 7 और 2 का सम हमेशा डिनोमिनेटर के इक्वल होगा। अब व्हाइट से आगे जा रहे हैं, तो जब सेकंड बॉल निकालते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में तो टोटल में से 1 कम हो जाता है। पहले 10 था टोटल, अब 1 कम हो गया, 9 हो गया। अब आप जिससे आगे जाओगे, जैसे ये ट्री व्हाइट से आगे जा रहा है तो व्हाइट 1 कम हो जाएगा, व्हाइट 2 था, व्हाइट कितना हो गया 1। अगर ये 1 आउट ऑफ 9 है तो ऊपर क्या होगा 8 आउट ऑफ 9, क्योंकि एज आई टोल्ड यू न्यूमरेटर का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, डिनोमिनेटर के। ठीक है, अब आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्री डायग्राम अब हमारे पास जो कंडीशन बन रही है वो क्या क्या बन रही है। ब्लू का पूछ सकता है सवाल, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू है जो ग्रीन से हाईलाइटेड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू वाइट का पूछ सकता है, तो ये जो है ये BW है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लू एंड सेकंड वाइट। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट का पूछ सकता है, तो ये WW है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर वाइट। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ब्लू का पूछेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एंड ब्लू, तो ये रहा फर्स्ट वाइट एंड सेकंड ब्लू, उसका चांस ये रहा वाइट एंड ब्लू। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि डिमांड क्या कर रहा है। बोथ काउंटर्स आर ब्लू, माने दोनों ब्लू हों, तो उसका सिर्फ ये ऑप्शन है और ऑप्शन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू
एक ऑप्शन होता है तो वो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई दीज टू, दिस इज रिप्रेजेंटिंग blue 8/10 into 7/9, 8 7 जा 8 7 जा 56, 10 9 जा 90। ठीक है, अच्छा इसमें लिखा हुआ नहीं है फ्रैक्शन इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म, लेकिन बेहतर है कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दें। ठीक है, 2 2 जा रिमेनिंग 1, 2 3 जा 2 8 जा 28, 2 45 जा 28/45। ओके, ये दोनों अब आगे फर्दर टेबल में डिविजिबल नहीं है। ओके, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। वन काउंटर इज ब्लू एंड द अदर इज वाइट। अब इसने कोई तरतीब नहीं बताई, उसने बोला एक काउंटर ब्लू होनी चाहिए और दूसरा वाइट होना चाहिए। ठीक है, तो वन काउंटर इज ब्लू एंड द अदर इज वाइट, तो इसके दो ऑप्शन है, ये रहा, एक ब्लू और एक वाइट, और एक ये रहा। तो आपने इसके अंदर दो ऑप्शन निकाल के प्लस करने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू वाइट, इसके अंदर एक काउंटर ब्लू और एक वाइट है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ब्लू, इसके अंदर एक काउंटर ब्लू और एक वाइट है। इसने ऑर्डर नहीं बताया, अगर ऑर्डर बताता तो फिर हम आगे पीछे वाली वैल्यूज नहीं कंसीडर करते हैं। तो ब्लू वाइट का मतलब है, ब्लू वाइट में ये दो चीजें हैं, ब्लू एंड वाइट, 8/10 इंटू 2/9, और का मतलब होता है प्लस, और दूसरा क्या है वाइट ब्लू, वाइट ब्लू में आपके पास है, वाइट ब्लू में ये दो नंबर हैं वाइट ब्लू। ठीक है, वाइट ब्लू कैसे निकलेगा, 2/10 इंटू 8/9, तो आंसर आ जाएगा 8 2 जा 16, 16/10, 9 जा 90, प्लस 8 2 जा 16 और 10 9 जा 90। डिनोमिनेटर सेम है, राइट डिनोमिनेटर 1 टाइम 16 प्लस 16 32। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना हो तो 2 16 जा 2 45 जा, तो 16/45, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था प्रोबेबिलिटी के बारे में, ये था प्रोबेबिलिटी के बारे में जो क्वेश्चन मैंने डिस्क्राइब किया। उसके बाद अब इस क्वेश्चन, इस पेपर को मैं आपके पास सेंड कर रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन में जो जो डिफिकल्टी होगी वो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी रहते हैं इसके अंदर, आप इसको रात के 1 बजे तक कंप्लीट करके मुझे बता दें, फिर मैं 1 से 2 इसकी वीडियो या 2 से 3 इसकी वीडियो बना के आप लोगों से शेयर कर लूँगा। ओके, जो जो कन्फ्यूजन होगी वो पेपर में आपसे शेयर कर रहा हूँ, शाबाश, ये पेपर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप लोग ये पेपर अटैम्प्ट करें, उसमें जो भी कंफ्यूजन हो इसके बाद रात 1 बजे तक मुझे बता दें कि सर ये और ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं उन क्वेश्चंस की आज ही वीडियो बना के इस पेपर को वाइंड अप कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।